आज सुनिए प्रसिद्ध रेडियो उद्घोषक एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री नवनीत मिश्र की लिखी हुई कहानी अपने विरुद्ध। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जाओ, अब अपने घर जाओ। मैं भी तो गई थी अपने भैया की शादी में। मैंने देखा था कि कैसे भाभी की माँ ने अपनी रुलाई के आवेग के बीच एक एक शब्द किसी तरह जोड़कर यह छोटा सा वाक्य पूरा किया था, जिसे सुनकर विदा हो रही भाभी ने आश्चर्यचकित निगाहों से अपनी माँ को देखा और उनकी कलाइयों को अपने हाथों में कसकर जकड़ लिया। भाभी नहीं नहीं की मुद्रा में सिर हिलाते हुए बिलख बिलख कर रोने लगी, जैसे कोई अपने कहे को अनकहा करने की कोशिश करता हो। लेकिन अम्मा, हम जाएं कैसे? भाभी अम्मा से एक ऐसा सवाल पूछ रही थी जिसका जवाब किसी अम्मा के पास नहीं रहा। अम्मा ने भी अपनी अम्मा से यही सवाल पूछा होगा और उस दिन उनकी बेटी उनसे वही सवाल पूछ रही थी। ऐसे कारुणिक समय में जब अपनी कोख की जाई को दूसरे घर भेजते कलेजा मुँह को आने लगता है। अम्मा ने अपने आप को सब तरफ से समेटकर जैसे इसी क्षण के लिए संभाल कर रखा एक बहुत पुराना पल अपने आंचल की गांठ से खोलकर निकाला और विदा होती बेटी को थमा दिया। भाभी की अपनी माँ से कातर ढंग से पूछे गए सवाल की लेकिन हम जाएं कैसे ने मेरी भी हिचकियाँ बांध दी थी। हर कुंवारी लड़की को किसी की भी विदाई में अपनी विदाई दीख पड़ती है। भाभी के मायके में इस बात को याद करके अक्सर मजाक होता रहता है कि सौभाग्या की विदाई के समय रोने वालों में उसकी ननद भी शामिल थी। जरा दूर चलने के बाद मैं कार की अगली सीट छोड़कर पीछे भैया और भाभी के बीच आ गई थी और सुबकती भाभी का सिर अपनी गोद में लेकर थपकती रही। वो मेरी आत्मिक देह भाषा थी जो उन क्षणों में भाभी के पोर पोर पर लिखी जाती रही। 1-1.25 घंटे का सफ़र पूरा होते होते मैं भाभी की और भाभी मेरी पक्की सहेलियां बन चुकी थी। कुछ चाहिए भाभी? कुछ शांत हो जाने पर मैंने झुककर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर धीमे से पूछा। पेप्सी मिलेगी? भाभी ने बच्चों की सी सहजता से पूछा। अच्छा जी, अभी तो रो रो कर आसमान सिर पर उठाया जा रहा था और घर से कुल जमा 20 किलोमीटर दूर होते ही पेप्सी याद आने लगी। मैंने भाभी की चिबुक को अपनी ओर घुमाते हुए कुछ ऊंची आवाज़ में कहा तो उन्होंने अपनी खनकती हुई कलाई उठाकर अपनी मेहंदी रची हथेली मेरे मुख पर रख दी और चुप रहने के लिए बरसती आंखों से मुझे देखा। उसके तुरंत बाद उन्होंने जिस तरह से मुझे देखा उस निगाह में भैया की उपस्थिति में ऐसी बात न कहने के लिए प्रार्थना भी शामिल हो गई थी। देखकर लगता था कि भाभी पुराने ज़माने की गीता बाली से किसी तरह कम नहीं थी, जो गाने की एक लाइन में गाए गए कितने ही अलग अलग भावों को एक के बाद एक चेहरे पर प्रदर्शित करने में महारत रखती थीं। भैया कुछ ना सुनने का ढोंग करते हुए खिड़की के बाहर देखने लगे। हालांकि उनके होंठों पर उतर आई मुस्कान उनकी अपनाई गई मुद्रा का जरा भी साथ नहीं दे रही थी। जरा देर बाद हम दोनों को आज़ाद छोड़कर वो खुद ही आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गए। उनके आगे की सीट पर जाते ही हम ननद भाभी को खुसुर पुसुर करने की पूरी छूट मिल गई थी। भाभी की उम्र उस समय 4-4.5 की थी। अपनी माँ के साथ किसी शादी में गई थी। एक तो वो वैसे ही बहुत गोरी सुंदर और गोलू गोलू सी थी, ऊपर से शरारा पहनकर किसी भी जगह कमर मटकाने के लिए हमेशा तैयार रहती। हर जगह जहाँ कहीं गाने बजाने के लिए औरतें जुटती, सौभाग्या सौभाग्या की आवाज़ें पहले लगने लगतीं। तो भाभी अपनी माँ के साथ ऐसी किसी शादी में गई हुई थी। विवाह के सारे काम संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। लड़की के माता पिता और सारी औरतें रो रो कर बिटिया को विदा कर रही थीं। अम्मा, हम अपने घर कब जाएंगे? तभी अचानक नन्ही सी सौभाग्या ने अपनी माँ से पूछा, जिसको सुनकर सभी लोग रोना छोड़कर ताली पीट पीट कर हंसने लगे। विदाई का सारा वातावरण ही बदल गया। सबकी जबान पर सौभाग्या का सवाल तैर रहा था कि अम्मा, हम अपने घर कब जाएंगे? अरे तुम जरा सा पहले बता देती तो इसी मंडप में तुम्हारे भी फेरे करवा देते मेरी लाडो।
मोहल्ले की औरतें सौभाग्या को गोद में उठाकर नाची नाची फिरने लगीं। भाभी बता रही थीं कि उस नासमझ उम्र में पूछे गए मेरे सवाल को माँ ने कितने दिनों तक याद रखा और आज विदा के समय उसका उत्तर जैसे दे दिया। मेरे मन में भाभी की माँ के लिए आदर मिश्रित प्यार भर गया। बच्चे बचपन में क्या क्या नहीं बोलते, लेकिन किसी एक बात को 20 बरस तक याद रखना और अवसर आने पर उसे सटीक ढंग से रख देने की उनकी विलक्षणता पर मैं मुग्ध हो गई। भाभी के आ जाने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि तब तक मैं कितनी अकेली थी। मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, इसलिए भाभी का सारा प्यार सिर्फ मेरे लिए था। हम दोनों एक दूसरे के हाथ से काम छीनते रहते, रसोई में साथ रहते, बाजार साथ जाते, आपस में अदल बदल कर कपड़े और गहने पहनते, एक दूसरे के माथे पर आ गई पसीने की बूंदों को बिंदी बचाते हुए अपनी साड़ी या दुपट्टे के छोर से पोंछते, एक दूसरे की गलतियों को अपने सिर लेते और जैसे बिछड़कर फिर मिल गई 2 दोस्तों की तरह एक दूसरे पर अपने प्राण न्यौछावर करते। हम दोनों के पास बातों के न जाने कितने भंडार थे, जिनकी जैसे खोई हुई चाबियां हमारे हाथ लग गई थीं। अपने माता पिता की अकेली नाजों पली संतान भाभी जितनी देखने में सुंदर थीं, उनका मन भी उतना ही सुंदर था। पहनना ओढ़ना उन पर खूब फबता था। नारी न मोहे नारी के रूपा की उक्ति को झुठलाती हुई मैं भाभी के सौंदर्य पर रीझी रहती। मैं कभी कभी उनको अपने सामने खड़ी कर लेती और कहती, लोग तो कपड़ों से सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन आप तो जिन कपड़ों को पहन लेती हैं वो कपड़े सुंदर हो जाते हैं। प्रशंसा सुनकर चेहरे पर उतर आया ललछौआ संकोच उन्हें और भी कमनीय बना देता। 3 साल ही बीते थे कि इन बातों को याद करके हंसने और ठाके लगाने का समय हमसे छिटक कर बहुत दूर जा खड़ा हुआ। 3 साल में हम दोनों जितना हंसे थे, उसे आंसुओं के मोटे ब्याज सहित वसूल करने के लिए समय हमारे दरवाजे पर आ डटा था। सुदर्शन से मेरे भैया की कार एक्सीडेंट में क्षत विक्षत हो गई देह जिस दिन घर पर लाई गई, उसके अगले दिन मुझे सवेरे इंस्टीट्यूट में छुट्टियां होने के कारण घर आना था। पहाड़ टूटना किसे कहते होंगे, मैंने भाभी को देखकर जाना। मेरे पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल के सफ़ेद कपड़े में सिलकर घर लाई गई भैया की देह ने भाभी को एकदम चुप कर दिया था। इससे पहले उन्हें रुलाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। उनके कानों में तुम विधवा हो गई हो का पिघलता सीसा उड़ेला गया। भैया की लाश के सामने खड़ा करके, देखो ये मर गए हैं, कि मिर्चें आंखों में झोंकी गईं और शादी के एल्बम में दोनों की तस्वीरें दिखा दिखाकर, अब ये तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, की लाठियां बरसाई गईं। लेकिन पत्थर की सी बन गई भाभी ऐसे हर प्रहार पर बीच बीच में भीतर से उठती हुक से छटपटा उठने के सिवाय किसी भी प्रतिक्रिया से दूर ही बनी रही। वो चीत्कार करके रोईं तब जब मैं घर पहुंची। अरे ये देखो क्या हो गया, कहकर मुझे देखते ही भाभी विलाप करती हुई पागलों की तरह मुझसे लिपट गईं। उनके बिना तो हम मर जाएंगे, कहते हुए भैया की लाश पर हाथ पटक पटक कर चूड़ियाँ तोड़ने से मैंने उन्हें नहीं रोका। भैया की देह से लिपट कर पछाड़ खाने में मैंने कोई बाधा नहीं दी। चुपचाप पानी की झिलमिलाती दीवार के उस पार सौभाग्या को अभाग्या बनते देखती रही। सुख से भरे दिनों का दूर से मुंह चिढ़ाना सहती रही और पके हुए फोड़े का सारा मवाद निकल जाए, इसके लिए भाभी के ऊपर भैया की यादों के नश्तर चलाने की बेरहमी करती रही। अंतिम संस्कार के बाद घर के सारे लोग गांव आ गए थे। वो भैया के न रहने के बाद का 10वां दिन था। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। किसी काम काज के मौके पर मेरे अपने घर परिवार के ही इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि सबका इंतज़ाम करना एक सुखद असुविधा बन जाता है। मेरे एक चाचा के साथ दूसरे चाचा के 5 और एक और चाचा के 4 बेटे हैं और उन सबकी 2-2, 3-3 संतानें। मेरे परिवार के 34-35 लोगों का एक चूल्हा होना किसी किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध है। नौकरी की मजबूरी में भैया और भाभी शहर में बस गए हैं और मेरे लिए तो जब तक मैं अपने घर नहीं जाती वही मेरा घर है, जहाँ मेरी भाभी रहती हूँ। भैया ने शहर में रहने लग जाने के बाद भी गांव से नाता मजबूती से जोड़े रखा था,
तो उस दिन चाचाओं के पूरे परिवारों, दूर दराज के सारे नाते रिश्तेदारों और गांव भर के परिचित लोगों से घर भरा हुआ था। तभी मैंने पान गुलगुलाती मोटी किनारी की सफ़ेद धोतियों से लिपटी 4 विधवाओं को आंगन में एक किनारे बैठे देखा। इनको मैंने कभी अपने घर में नहीं देखा था। कुंवारी और सुहागिनें सब यहाँ से हट जाएं, उनमें से एक ने आंगन के कोने में पीक थूककर ऊंची आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में शायद गले में कफ अटके होने की वजह से एक अजीब सी खरखराहट थी। वो सुहागिनों को सुहागिनें कह रही थी और उसने अपने एक हाथ में लोढ़ा पकड़ा हुआ था। अब बुला लाओ बहू को बाहर, दूसरी ने पहली वाली की आवाज़ सुनकर जागते हुए अपनी जगह पर बैठे ही बैठे कुछ उकताहट के साथ पता नहीं किससे कहा। अभी तक वो औरत बैठी बैठी सो रही थी और सोते सोते सिर एक तरफ को लटक जाने के कारण उसकी लार उसके गाल पर बह आई थी, जिसे उसने अपने धोती के पल्लू से पोंछ लिया। बाकी 2 औरतें भी अपनी जगह पर जरा सा कसमसाईं। ये कौन है? यहाँ क्यों आई हैं मम्मी? मैं उन सफ़ेद बुढ़ियों को देखकर आतंकित सा महसूस कर रही थी। आज तुम्हारी भाभी का श्रृंगार होगा, तुम भीतर कमरे में चली जाओ। क्यों? कुंवारी कन्याओं और सुहागिनों को ये श्रृंगार देखना मना होता है, मम्मी ने आंसू भरी आवाज़ में मुझे बताया। और शायद और लोगों को वहाँ से हटाने के लिए आगे बढ़ गईं, जो पहले वाली सफ़ेद बुढ़िया की आवाज़ सुनकर पहले ही अंदर के कमरों में जाने के लिए बढ़ चुकी थीं। इस बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती ज़रूर थी, लेकिन ये चलकर मेरे आंगन तक आ जाएगा, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं इसके लिए ज़रा भी तैयार नहीं थी। मैंने जो कुछ सुन रखा था उसके हिसाब से मैं जान गई कि जरा देर बाद आंगन में सिंगार नामक एक औरत को विधवा समूह में शामिल किए जाने का उत्सव शुरू होने को है। आंगन में बैठी सफ़ेद औरतें मुझे रक्त पिपास और चुड़ैलों जैसी दीख पड़ने लगीं, जो जैसे अपने शिकार के सामने आने की प्रतीक्षा करती घात लगाकर बैठी थीं। अभी बेचारी सी बनी बैठी ये सफ़ेद औरतें भाभी के सामने आते ही खूंखार हो उठेंगी। ये औरतें भाभी की खूब लंबी और गहरी सी मांग भरेंगी, खूब बड़ी सी लाल बिंदी लगाएंगी, हाथों को कोहनियों तक चूड़ियों से भर देंगी और जितने बड़े कभी नहीं पहने उतने बड़े बड़े बिछुए उनकी उंगलियों में ऐसे पहना देंगी जैसे खाने के लिए लालच करने वाले किसी बच्चे को डांटने और सबक सिखाने के लिए उसके सामने ढेर सा खाना रख दिया जाए और उससे कहा जाए, ले खा मरभुक्के, कितना खाएगा। सफ़ेद बुढ़ियाओं का ये समूह भाभी को याद कराने आया है कि ये उनके जीवन का आखिरी सजना संवरना है। मेरी मम्मी भी इसे बहुत ज़रूरी मानती हैं, ताकि जीवन में फिर कभी भाभी के मन में इन चीज़ों के लिए कोई ललक बाकी न रह जाए। खूब सजा चुकने के बाद ये सफ़ेद चुड़ैलें भाभी पर टूट पड़ने वाली थीं। भाभी के सिर पर बाल्टियों से पानी डाला जाता, जिससे मांग में भरा सिंदूर बालों, माथे और गालों को पार करता हुआ आंगन की कच्ची ज़मीन पर पैदा हुए कीचड़ को सिंदूरी बनाते हुए बह निकलता। हाहाकार करती भाभी की मांग को तब तक खुरचा जाता जब तक कि वहाँ सिंदूरी आभा पूरी तरह से मिट नहीं जाती। उड़ाई गई लाल चूनर खींचकर सिंदूरी कीच में फेंक दी जाती, अंगुलियों से बिछुए नोच लिए जाते और वो औरत हाथ में पकड़े लोढ़े से भाभी की चूड़ियाँ फोड़ने लगती और उसके बाद सफ़ेद परिधान में लिपटी मेरी भाभी एक लुटी हुई, दुखियारी और सबकी दया की पात्र औरत का विज्ञापन बनकर सामने आ खड़ी होती। मैंने आसपास देखा। आज्ञाकारिणी कुंवारियाँ अपनी माँओं का कहना मानती हुई और मेरी 2 बहनों सहित सभी सुहागिनें अपने अपने सुरक्षित सुहागों को अपने अपने आंचल में छिपाए कमरों के भीतर दुबकी हुई थी। आंगन में उन 4 सफ़ेद औरतों, गांव के रिश्ते की एक विधवा बुआ और मेरे अलावा आंगन में कोई नहीं बचा था। भाभी के कमरे से बाहर निकलने की प्रतीक्षा की जा रही थी। सबने उनको पूर्व जन्म के पाप का दंड भोगने के लिए उनकी तरफ से पीठ फेर ली थी। आंगन में परंपराओं के जहरीले नुकीले दांतों वाली 4 बाघिनें खड़ी थीं, जिनके सामने फेंक दिए जाने के लिए हिरनी जैसी भाभी को मैंने मम्मी के साथ कमरे से बाहर निकलते देखा। भाभी को आंगन के बीच खड़ा करके मम्मी भी अपने कमरे में वापस लौट जाने वाली थीं,
क्योंकि आखिर वो भी तो चांद सितारों से सजी मांग वाली सुहागिन थी। सिर झुकाए चली आ रही भाभी को देखकर मुझे वो दिन याद आया कि उस दिन भी भाभी की चाल कुछ कुछ ऐसी ही थी, जब वो मेरी पक्की सहेली बन चुकी थी और घर में पहला कदम रख रही थी। आप अंदर जाइए भाभी, मैंने ज़ोर से चीख कर कहा। मेरी आवाज़ सुनकर भाभी और मम्मी के पैर ठिठक गए। ये सब नहीं होगा यहाँ, निकालो इन चारों को घर से। मैंने अपना स्वर सामान्य से काफ़ी ऊंचा कर लिया ताकि उसे सुनकर कमरों में दुबकी कुंवारियाँ और सुहागिनें बाहर निकल आएं, और जो कुछ मैं करना चाहती थी उसमें मुझे संख्या बल का सहयोग मिल जाए। लेकिन आंगन की तरफ खुलने वाली खिड़कियों के पल्लों में हल्की सी दरारें पड़ जाने के अलावा कहीं कोई हलचल नहीं हुई। ये श्रृंगार तो जरूरी होता है बिटिया, विधि के लेखे को कौन मेट सका है। गांव की एक सुहागिन मुझे समझाने के लिए मेरे सामने आई। आपको बड़ा शौक है श्रृंगार का, तो जाइए अपने घर में अपना श्रृंगार कीजिए जाकर। मैंने समझाने वाली सुहागिन के बहाने सभी दुबकी हुई सुहागिनों को ललकारा। गांव की सुहागिन अपना श्रृंगार करने की मेरी बात पर फूट फूट कर रोने लगी और अपने रोने का मुझ पर कोई असर न होता देख रोते और बड़बड़ाते चली गई। चूँकि रोने के साथ बोलना भी शामिल था, इसलिए वो मुझे क्या श्राप दे रही थी मुझे समझ में नहीं आया। आज तेरी भाभी के साथ श्रृंगार का आखिरी दिन है बिटिया, मम्मी ने नाक सुड़कते हुए कहा तो चिढ़ की चिंचनी सारे शरीर में मेरे दौड़ गई। सब लोग कान खोल कर सुन लो, मेरी भाभी का मन करेगा तो बिंदी भी लगाएंगी, चूड़ियाँ भी पहनेंगी और सफ़ेद कपड़े तो हरगिज़ हरगिज़ नहीं पहनेंगी। उनका जैसा मन कहेगा वो उसी तरह रहेंगी। इसमें किसी को अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऊंची आवाज़ में किसी हद तक चिल्लाते हुए कहा, जैसे मेरी आवाज़ सुनकर भी मेरे साथ न खड़ी होने वालियों को धिक्कारती हूँ। चारों सफ़ेद बुढ़ियाएँ कलयुग की बलिहारी जैसा कुछ कहती हुई घर से चली गईं। तब एक एक करके कमरों से कुंवारियों और सुहागिनों ने निकलना शुरू किया। वे सब उनके कहे अनुसार मेरे साहसिक कदम के लिए मुझे अपने कंधों पर उठा लेना चाहती थीं, लेकिन मुझे उन सबसे तीखी वितृष्णा हो रही थी। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे में लेकर चली गई। मैंने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया और हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोते रहे। समय का दबाव झेलते झेलते शोक की तनी हुई चादर कुछ मसक चली थी। मैं छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए घर आई। हमारे मन के उल्लास पर भैया अपने साथ लेते चले गए थे। 6-8 महीनों बाद जब हम दोनों पक्की सहेलियां एक साथ बैठीं तो बीते दिनों तक ले जाने वाली लंबी पगडंडियां सामने दिख पड़ीं, जिन पर हम चल निकले। बात चलते चलते जहां आ पहुंची थी वहां मेरी पक्की सहेली ने मेरे एक हाथ पर अपना सर रखा और कुछ झिड़कते से स्वर में कहा, नहीं, लड़कियों को भला कहीं इस तरह ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए। तुम ऐसा व्यवहार कर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे उस दिन तुम्हारा इस तरह उन औरतों को घर से निकाल देना जरा भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे किसी को अपमानित किया जाता है? जैसे कोई दोस्ती तोड़ता हो, मैंने अपना हाथ उनके हाथ से अलग कर लिया और सिर झुकाकर सोचने लगी कि भाभी के पास से क्या बहाना बनाकर हटूं। कौन जाने, हो सकता है उस क्षण तक मेरी पक्की सहेली रही भाभी को भ्रम हुआ हो कि मैं अपने उस दिन के किए पर आज शर्मिंदा हो रही हूँ। अभी आप सुन रहे थे नवनीत मिश्र जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी, अपने विरुद्ध। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं प्रतीक्षा करूँगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।